ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। जी हाँ, आगे हैं वो इंसान जो उठे हैं गरीबी से, जिनके दिल में दर्द है गरीबों के लिए। मेरे 150 स्टूडेंट तैयार वहाँ बैठे थे और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया सर। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया। ये 3 महीने लगातार पढ़ाता रहा। मेरा पूरा बैच फर्स्ट क्लास में पास हुआ सर। निखर के आती है उनकी एक मुकम्मल शख्सियत जो कहती है कि हाँ, ये वो इंसान है जिसने जिंदगी को समझ लिया है। किसकी कब्र पे रो रहे हो? देखो चारों तरफ, यहाँ भी कोई किसी की माँ है, कोई बहन है, भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। उसने जेल में मेरे बेटे को मार डाला। बेटा। जिंदगी जहाँ संजीदगी का नाम है, वहीं पर थोड़ी सारी मस्ती भी जरूरी है। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? एक ऐसा किरदार जो हिंदी सिनेमा जगत के हर किसी रोल में बखूबी फिट हो सका, चाहे वो संजीदा रोल हो, चाहे वो मज़ाहिया रोल हो, या किरदार हो किसी विलन का। और कितने दरवाजे बंद करोगी सलमा? मैं तुम तक पहुंचने के लिए दुनिया का हर दरवाजा तोड़ डालूंगा। खुदा से डरो, उसके कहर से डरो। मैं न किसी खुदा को मानता हूं, न उसके कहर को जानता हूं, बल्कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं खुद उसके लिए कहर बन जाता हूं। और आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं कादर खान साहिबो, मैं आ गया। कादर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और इस लंबी बातचीत में। कहानी भी थोड़ी गड़बड़ हुई और एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी सर। डायलॉग डिलीवरी में क्या है कि आखिरी लफ्ज तक ल फ ज, वो जो ज है ना, वो भी सुनाई देना चाहिए। बहुत सही है। और जुमले भी गलत हो गए। अच्छा, उन बिगाड़ने वालों में हम भी शामिल हैं कि हमने अमर अकबर अंतनी में जो डायलॉग लिखे वो लोग अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बिल्कुल, उसको ग्रामर बना लिया लोगों ने। क्या है बड़ो, अरे चलना है शाने, तो ये जबान हमने दी इनको और वो अब तक इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने समझ लिया कि शायद शाने जो है वो अक्लमंद को कहते हैं। अरे अपना बाप तो बहुत शाना आदमी है, अपने बाप को भी शाना बोल देते हैं। अक्लमंद, क्योंकि जब जबान मर गई, इंग्लिश और वो लैंग्वेज बम्बैया, इसके बीच में हम लोग तैर रहे हैं, तो उर्दू और हिंदी मर गई सर जी। फिल्म मेकिंग के लिए उर्दू सबसे कंपलसरी है सर, और उसके साथ हिंदी। ये 2 लैंग्वेजेस नहीं हो, फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती है। सही है, क्योंकि आप कभी खून बोल ही नहीं सकते हैं, खबर बोल ही नहीं सकते। वो खून निकलता है। ख कैसे हो सकता है सर? जिसने ख बोला उसको आप क्या, उससे कभी खून करवा ही नहीं सकते, वो कत्ल कभी कर ही नहीं सकता। मैंने तुमको इसको डराने को थोड़ी बोला था यार। अच्छा, तो ये वो नहीं है? नहीं। अरे तुमने कहा वो खूबसूरत है तो मैं ऐसे ही वो समझ बैठा। वैसे माल अच्छा है। क्या करते हो? ये मेरी बीवी है। मुबारक हो। किस बात की? मेरी खूबसूरत बीवी मिलने पर। वैसे ये तुम्हारी अपनी है, भगा कर लाया? अरे ये खूबसूरत मेरी बीवी है, 1000 मरतबा कहा है दिन भर बनाओ सिंगार मत किया कर। कुछ दिन जवान समझ को कोई उठा के ले गया तो। और यार तुमको कहा था पूरब के दरवाजे से आना, यहाँ क्या करो? अपन इसी को पूरब समझा। क्या आदमी है, पूरब का दरवाजा ऊपर है, ऊपर जाओ। और ठहरो, तुमको देख के डर लग रहा है, तुम कहीं सचमुच का खून मत कर देना। तुम बोलेगा तो मार देगा, अपन को क्या? नहीं, सिर्फ डराना। और मेरे बाप वहाँ जाके इंजीनियर की तरह बर्ताव करना,
सिर्फ बर्ताव करना या कुछ? नहीं 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 नहीं, सिर्फ बर्ताव करना। और देखो जरा दूर से बात करना, हाथ मत लगाना। अब मुझे उससे शादी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जितेंद्र के साथ किस तरह की यादें हैं, क्योंकि वो लगातार एक सिलसिला है आपका उन फिल्मों का, साउथ का। देखिए, मेरी जिंदगी में हीरोज में, सुपरस्टार्स में 2 आदमी ऐसे हैं जिनसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। आपने जो वक्त बोला 7 बजे की सुबह शिफ्ट रखी, वो 7 बजे हाजिर है। एक अमिताभ बच्चन, दूसरा जितेंद्र। सही है। इन 2 के अलावा मैंने किसी को नहीं पाया। जितने भी लोग स्टारडम को जिन्होंने छुआ, वो कभी भी वक्त पे नहीं आए। स्टारडम छूने से सबसे पहले जो काम करते थे वो वक्त का कत्ल करते थे लोग। जी जी। कभी वक्त पे नहीं आते थे। जितेंद्र 90% तो यहीं जीत जाता था, यानी वो शिकायत का मौका ही नहीं है। और आप जो बोलते थे वो 10 बार बोलता था। वो आपको सेट पे सेटिस्फाई करके कैमरे के सामने जाता था। अगर मुझे कुछ लगा कि यार ये गड़बड़ है, वो फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, और उतना अच्छा बोल देगा कि जो आपको चाहिए वो जाके डिलीवर कर देता। कोई वाकया किसी फिल्म से जुड़ा अगर याद आता हो तो हमारे साथ बांटिए। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं यार। मेरी आवाज सुनो। उस आदमी ने जिस वो फिल्म मैंने लिखी और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कहा कि ये फिल्म जो है वो आपकी है, आप इस फिल्म के मालिक हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जैसा आपको चाहिए। तो मुझे इतनी आज़ादी दी गई। अब मैंने उस पूरी फिल्म को लिखने के बाद उसके कैसेट बनाए और हर आर्टिस्ट को, उसमें हेमा मालिनी भी थी, जितेंद्र भी थे, सब लोग, सबको एक एक कैसेट दी। तो सब शॉट से पहले कैसेट सुनते थे और अपना शॉट देकर आते थे। वाह। एक सीन था जहां पर जितेंद्र के नाखून उखाड़े जा रहे हैं। इस मुल्क का गरीब, इसके लोग, ये देश तो जिंदा रहेगा। अगर सुशील ने अपनी जिंदगी की परवाह की तो ये देश मर जाएगा। बोलो सुनीता, तुम्हें अपने पति की जिंदगी चाहिए या इस देश की जिंदगी चाहिए? तुम अपना सुहाग जिंदा देखना चाहती हो या इस देश का सुहाग जिंदा देखना चाहती हो? बोलो सुनीता, बोलो बोलो। अरे, जिस औरत का तुम जैसा पति हो वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे जख्मों का दर्द दूर कर दिया। देखो बहादुर इंस्पेक्टर, हमारे पास जलाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग आग से नहीं जलते उन्हें हम फूलों से जला दिया करते हैं। तो मैंने जीतू से कहा, मैंने कहा यार आंखों में सुर्खी तो आ गई है, वो ग्लिसरीन लगा लगा के वो थोड़ा सा टॉर्चर थोड़ा करना पड़ेगा। बोले क्या करना? मतलब तो नाखून खिंचवाएगा मेरा? मैंने कहा थोड़ा सा करना। ही डिड इट। नाखून खिंचवाया सर। उसने बोला खींचो, और जब वो वाकई दर्द से चिल्लाया तब हमने बंद किया सर। क्या बात है। तो इतनी आजादी कौन देता है? सिंसियरिटी, और लोगों में सिंसियरिटी क्रिएट करना, ये भी एक कमाल है ना सर। देखिए, सिंसियरिटी, आप सिंसियर हैं, लेकिन जो आप सामने आदमी आपसे डिमांड कर रहा है उसको मौका देते हैं आप। तो और फिर ये हुआ था कि लोगों को आप पर इतना विश्वास, भरोसा हो गया था कि आप जो बोलते थे लोग करते थे। जी। करते 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 बहुत ज्यादा सक्सेस भी खराब होती है। मनमोहन देसाई के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, प्रकाश मेहरा के साथ बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, मुकद्दर का सिकंदर। मैं इंटरव्यू सुन रहा था मनमोहन, अमिताभ बच्चन का। बड़ा दुख हुआ मुझे कि उन्होंने एक बार भी उस जिक्र में कादर खान का नाम नहीं लिया, जबकि वो सारा इलाका जो है वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है। एक दिन वो क्या हुआ था कि मैं शूटिंग कहीं कर रहा था, तो अमिताभ बच्चन का ड्राइवर आया मेरे पास। वो एक लाल रंग की इनकी बस हुआ करती थी, वो लेकर आया। मैंने क्या है? बोले साहब बुला रहे थे। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने वो उधर शूटिंग अटक गया है। तो मैं बैठ के मोहन स्टूडियो में गया, तो ये मुकद्दर की सिकंदर की शूटिंग हो रही थी। अब वो कुछ 15 पेज का डायलॉग था सर, और उसको खड़ा होकर स्टेज पे बोलना है।
अपने बचपन की लेकर आज तक जितनी अभी जैसे मेरी कहानी आपने सुनी है जी। वैसी वो अपनी कहानी सुनाता है, जहाँ राखी जी कहती हैं ऑडियंस से कि इनमें कई खूबियां हैं, इन्होंने सारे टिकट आज शो के खरीद दिए, लेकिन एक खूबी और भी है, ये गाते बहुत अच्छा हैं, और जब इन पे गाने का जोश चढ़ता है तो फिर ये नहीं देखते कि वो घर है, मोहल्ला है, कूचा है, बाजार है, दिन है या रात है, ये गाना शुरू कर देते हैं। और मैं इनसे चाहूँगी कि ये आके स्टेज पर गाएं, तो वो अपनी पूरी दास्तान सुनाता है वहाँ पर। तो वो डायलॉग जो थे वो बड़े लंबे चौड़े थे, 15 पेज। मैंने बोला यार इतने डायलॉग में मर जाऊँगा यार, ये क्या है? और मैंने बहुत मेहनत से लिखा था वो डायलॉग। मैंने कहा था तू सुन, उसने नीचे टेप ऑन कर लिया और मैंने उसको सीन सुनाया सर पूरा पढ़ के। तो मैं भी रो रहा था, अमिताभ बच्चन भी रो रहे थे, और उसके बाद उसने बोला यार वैसे रिकॉर्ड करके दिया कर मेरे को प्लीज़। अभी क्या असिस्टेंट सुनाता है तो वो उसमें बात बनती नहीं है। उसने प्रकाश मेहरा को बुलाया, बोला बोलो आज शूटिंग कैंसिल कर दे, कल सुबह शूटिंग रखना, मैं इसको बहुत दिल लगा के करूँगा। दूसरे दिन भाईदास हॉल में वहाँ शूटिंग थी। दूसरे दिन सुबह उन्होंने 7 बजे आकर एक शॉट में पूरा सीन कर दिया था। क्या बात, बड़ा असरदार सीन है वो। मैंने टीवी पे उनका इंटरव्यू देखा, बहुत दुख हुआ था। उसमें उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये कादर खान ने ऐसा किया। होता है, लोग वक्त गुजरता है तो लोग भूल जाते हैं, मगर ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर? आप पैदा हुए तो वो लेबर पेन तो आपकी माँ ने उठाया था ना सर, वो तो आपको याद रखना चाहिए था। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। कितनी सारी फिल्में आपने अमिताभ की लिखी हैं। सिलसिला अमर अकबर, एंथनी से शुरू करें अगर उन फिल्मों की बात करें। नहीं, उससे पहले तो बेनाम थी। बेनाम का जिक्र हमने किया है, बेनाम कर लिया जी। उसके बाद कर ली जी, फिर अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी कई मायनों में फिल्म इंडस्ट्री की एक माइलस्टोन फिल्म है, और उसके बाद लोगों ने वो कई तरह से उसकी नकल की। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें सब रोल जो थे वो हमने तमाम रोल्स पे बहुत ध्यान दिया। जी, किस तरह की डिस्कशंस होते थे? मनमोहन टाइटल जो था ना सर, वो हमने जो उसका मुहूर्त शॉट था वो भी बहुत अच्छा बनाया था। जी, तलवार का वार जिसे मार न सके वो अमर है। वाह। आग को जलाकर जो खाक कर डाले वो अकबर है। वाह। फिर तीसरा आगे बोलता है आपुन नहीं पब्लिक बोलता है, अनहोनी को जो होनी बना डाले वो अंतोनी है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। तो यहां से तो इन्होंने गाना बना लिया, इससे गाना बना, और अब तीनों रोल में मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, तीनों अपनी जगह के स्टारबर्ड्स। तो किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। उस जमाने में प्राण साहब भी बहुत फॉर्म में थे, अमजद भी बहुत फॉर्म में थे, जी। मैं तो था ही एज ए राइटर। जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, जब मनमोहन देसाई ने आपको साइन किया था, तब तक ये फाइनल था? मनमोहन देसाई ने ये कहा यार मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं, मैंने कर, मगर क्या बनाएंगे? तो वो उन्होंने मुझे पहले आइडिया बताते थे जी। तो मनमोहन देसाई का आइडिया, मगर उसको मैं विजुअलाइज करके मैंने बनाया कि ये कैरेक्टर होगा, ये गोवानीज होगा, ये मुस्लिम बनेगा, ये हिंदू बनेगा, एक ही हिंदू फैमिली से निकले हुए बच्चे। तब तक कास्टिंग का कुछ आइडिया हो चुका था? मनमोहन देसाई तो होता था जी। मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन तो कंपल्सरी थे जी, बाकी लोग विनोद खन्ना और ऋषि कपूर तो होता था। हाँ, विनोद खन्ना बाद में लाए गए जी। हाँ, लेकिन वो भी आ गए सर। प्राण वाला जो कैरेक्टर था वो, प्राण साहब तो उनके परमानेंट आर्टिस्ट थे जी। तो लिखते वक्त कितने चैलेंजेस हुआ करते थे? ये फिल्म अपने लेखन में बहुत अलग तरह की फिल्म है। आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि आगे चलकर इसकी लैंग्वेज कॉपी की गई है, इस फिल्म का ग्रामर कॉपी किया गया है बहुत, क्योंकि जितना भी कमाटीपुरे की जो जबान थी वो मैंने पूरी ढाल दी इसके अंदर से। मेरा कमाटीपुरा वहाँ इस्तेमाल आया। अमिताभ के कैरेक्टर में आ गया जी। क्या आदमी ऐसा लाइफ में 2 ही टाइम दौड़ता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम क्या में भागता है भाई?
एक बार एक सीन में बड़ी दिक्कत हो गई थी जी। स्क्रीन प्ले में क्या है कि बचपन में अमिताभ बच्चन जब गया तो उसकी माँ ने उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी अपने बारे में बताते हुए कि मजबूर होकर मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। अब क्लाइमैक्स आ गया, जिस पादरी ने उसको बड़ा किया है वो मर गया, मगर चिट्ठी का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या करें, कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? वो मैंने डायलॉग में कवर कर लिया। जीसस उसके बाप की लाश रखी है पादरी की, और जीसस क्राइस्ट सामने है, और वो ये कहता है कि तुम्हारा सामने ऐसा इसको मार के एक चला गया मेरा बाप को, तुम देखते रह गया। हमारा जैसा लावारिस लोग को ऐसा लोग बड़ा करता है, ऐसा माँ ऐसा चिट्ठी छोड़ के जाता है। क्या बात है। और ये जिसका चिट्ठी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको अपना औलाद बना के बड़ा करके पालता है। ये मेरा बाप मर गया, तुम्हारा घर में मरा है, अभी तुम मेरे को इसका कातिल ला के देगा। क्या बात है साहब। तो ये करना पड़ता था ना सर। तीनों कैरेक्टर्स के जो ट्रेट्स थे वो बहुत अलग अलग तरह के थे। किस तो तरह से उनको डिफाइन किया था? देखिए ना सर, वो क्या है कि शायरों को देखा हुआ, दर्जियों को देखा हुआ, क्योंकि अपने मोहल्ले में मुस्लिम दर्जी बहुत होते थे। जी जी। तो वो उनका वो कैरेक्टर बना। अब वो तो इंस्पेक्टर मुकरी वाला एक कैरेक्टर मुझे याद आ रहा है। हाँ, छिछोरा बाप। बहुत लोग मिलते हैं लाइफ में से, बहुत लोग हैं जी। आप फिल्मों के अंदर देखें, अब तो खैर वो कैरेक्टर्स हमारे पास सोसाइटी में बचे नहीं हैं जी, मगर फिर भी अभी भी स्लम्स में आप जाएं बहुत मिलेंगे आपको। इस फिल्म का एक सीन है जिसमें खून दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया। कंट्रोवर्शियल बन गया। बाद में डॉक्टर्स कहते हैं साहब ये कैसे हो सकता है। तो मगर वो देखिए लोगों ने उसको माना, उस पे औरतों ने तालियां बजाई, बिल्कुल खड़े होकर तालियां आज भी बजती हैं। आज अगर घर में अकेले देखें तो अकेले लोग भी तालियां ही बजाते हैं। कि 3 बेटे एक औरत को न पहचानते हुए कि उनकी माँ है, खून दे रहे हैं उसको। इसी तरह से उस सीन के बारे में काफी जिज्ञासा होती है, वो है अमिताभ बच्चन का सीन जिसमें वो आईने को पट्टियां चढ़ा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया और अमिताभ स्टाइल ऑफ एक्टिंग कही जाने लगी। और उस तरह के सीन बाद में कई हीरोज के लिए अलग अलग तरह से लिखे गए। अमिताभ के लिए भी उस तरह के सीन बाद में कई फिल्मों में। लेकिन अमिताभ से जो चीज पहली बार करा ली जाती थी तो वो एक ट्रेडमार्क बन जाती थी वो। जी जी। ये हमारे स्क्रीन पे राइटर्स भी थोड़े शरीर थे, हम भी थोड़े बदमाश थे, मनमोहन देसाई भी थे, अमिताभ बच्चन खुद भी बहुत बदमाश हैं। इसमें बदमाशी होना बहुत जरूरी है। जी जी। वो सीन किस तरह से आया था, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है फिल्म में, या वो उसको उसके साथ थोड़ी मरहम पट्टी की गई है? नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में तो क्या है कि पहले तो मार खाया तो पट्टी तो लगा नहीं है, और मनमोहन देसाई ने उठा लिया वहां से, अरे बोला ये तो हो गया। फिर सोने पे सुहागा जो है वो मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने कर दिया पूरा। और जो अंग्रेजी अमिताभ बच्चन उस फिल्म में बोलते हैं, जिस तरह से वो गाने के पहले उन्होंने बोली है क्रिकेट कमेंट्री जो है वो आपका आइडिया है? वो नहीं, वो उनका जाती है, और उन्होंने मैथ साइंस भी काफी इस्तेमाल की है। हाँ, उसमें साइंस भी है, लीनियर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर फ्रिक्शन होता है, तो सब उन्होंने यूज किया। मतलब ऐसे मुहम्मल जुमले जिसका कोई मतलब नहीं निकले जी, वो सुनने में अच्छे लगते हैं। मनमोहन देसाई के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग हुआ करती थी? अरे बाप रे बाप, वो आदमी तो इतनी सारी फिल्में आपकी, तो हम मनमोहन देसाई की बहुत सारी यादें आपके साथ। मनमोहन देसाई ने एक तो वो मुझे चैलेंज करवा के काम करवाया, उसके बाद वो आदमी मुझसे काम लेता भी था, मुझे सिखाता भी था। उसके बाद तो धर्मवीर आई थी ना? हाँ, उसके बाद तो फिर मैं उनका ही होके रह गया था। उन्होंने कंडीशन लगाई थी, उनकी और प्रकाश मेहरा की बिल्कुल बनती नहीं थी। तो 2 कैंप थे उस जमाने में। बिल्कुल, मनमोहन देसाई कैंप, प्रकाश मेहरा कैंप। आप तो दोनों कैंप में थे। हाँ, तो ये मगर मुझ पर बंदिश नहीं थी। ये करिश्मा मैंने कहा ये मेरे पर नहीं चलेगा सर। अरे बोले तू रहना यार, अब मेरे पीछे पीछे अमिताभ बच्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको दोनों जगह जरूरत थी। बिल्कुल। तो हम 2 के लिए जो था वो पास था, बाकियों के लिए नहीं था। यहाँ वहाँ कोई नहीं हो सकता था। छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं।
बड़े लोग जो हैं उनको कौन, रेखा जी ने भी एक मरता किया था ना, सुहाग में भी उधर किया जी। फिर वो क्यों मनमोहन सिंह की प्रॉब्लम थी, वो बड़ी जल्दी गले पड़ जाते थे। मेरी कहानी मार दिया, अब उसका क्या करें सर? उनका ये कहना है सुहाग का जो कैरेक्टर है रेखा बाई का, वो मुकद्दर के सिकंदर में चुरा लिया है, और वो हम लोगों पे शक कर रहे थे। सवाल ही नहीं पता होता, हम पे नहीं शक हुआ तो फिर बाद में अमिताभ बच्चन पे शक करने लगे। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा नहीं है ऐसा कुछ है। तो फिर किसी और को, थोड़े से थे कान के कच्चे थे, हर आदमी में एक आध ऐप तो होता है सर जी। तो वो थे, और दिमाग गर्म हो जाए उनका तो फिर काबू में नहीं आते थे। वो कोई भी चीज पटाके फेंक देंगे, वो तोड़ देंगे। कहानी को लेकर भी कई बार, डायलॉग्स को लेकर भी ऐसा हुआ करता था? नहीं, डायलॉग तो वो मेरे बोलते थे इसमें कादर खान किधर है। अच्छा, तो मुझे कादर खान लाना पड़ता। तो इतनी सारी फिल्में, मुकद्दर का सिकंदर, मनमोहन देसाई के लिए अमर अकबर एंथनी, परवरिश, ये तमाम फिल्में। वो अगर कहीं अटक जाता था तो वहां से फोन करता था मुझे, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ लेकिन अच्छा है कि और अच्छा है। नहीं यहाँ तो लेकिन बैठता है, पक्का ना? तो और लेकिन के लिए फोन करता था बार, एक एक लफ्ज के लिए भी। लफ्ज के लिए। कितना वक्त आपको लगा था अमर अकबर एंथनी लिखने में? कतई वक्त बिल्कुल नहीं लगता था, फ्लो में मैं जो काम कर जाता था वो एक फ्लो में ही होता था। कितने दिन लगे होंगे फिर भी? मैक्सिमम हर स्क्रिप्ट के लिए 15 दिन लगते थे डायलॉग, चाहे अमर अकबर एंथनी हो, मुकद्दर का सिकंदर हो, नटवरलाल हो, कोई भी हो, 15 दिन में खत्म। और डे नाइट। हाँ सर जी, आप लगातार काम करते थे? मैं जैसे कोई स्क्रिप्ट ले गया तो 15 दिन। अभी क्या था, जैसे गाड़ी में यहाँ से पूना में वो पद्मा विलास ग्वालियर पैलेस, वो माधुराव सिंधिया की था जिनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने एक स्वीट जो है मुझे डोनेट कर रखा था कि ये कादर खान का स्वीट है, आलीजा उसका नाम था, कादर खान स्वीट। तो मैं जब भी जाऊं मेरे लिए खुला रहता था वो जी। फिर वहां लिखना वहां लिखना, तो बस जाते ही बस वो बैठते ही कभी गदेले पे, कभी सोफे पे, कभी टेबल पे, कभी जमीन पे लेट के लिखना स्टार्ट किया। तो मेरे 4 असिस्टेंट होते थे, मेरा लिखा हो तो मैं खुद नहीं पढ़ सकता। डॉक्टर की लिखाई की तरह मेरी राइटिंग गंदी जी। तो वो मैं लिखता था उर्दू में, तो वो उसको फेयर करते थे, फेयर करने के बाद फिर उसको मैं खींच के फिर लिखता था सेकंड वर्जन, फिर थर्ड, फोर्थ में फाइनल हो जाता था। हो जाने के बाद मैं कहा ये फाइनल, उसके बाद इसके एक कॉपी हिंदी में बनाओ, एक उर्दू में बनाओ। अच्छा, तो उर्दू कॉपी किस लिए? उर्दू कॉपी हम जैसों के लिए, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, धर्म जी उर्दू पढ़ते हैं, बिल्कुल, प्रेम चोपड़ा उर्दू पढ़ते हैं, प्राण साहब उर्दू पढ़ते हैं, तो हम हिंदी पढ़ते हैं, बाकी लोग हिंदी पढ़ते हैं। जी जी। तो इस तरह से मतलब आप दिन रात 15 दिन करके, तो एक साथ जब कई फिल्में आप लिख रहे होते थे तब क्या होता था? हाँ, तो बस वो एक सिलसिला रहता था। एक फिल्म से दूसरी फिल्म में स्विच ओवर करना कैसे? नहीं, क्या हुआ, कतई नहीं, कुछ मुसीबत नहीं, बड़ा लुत्फ आता था। बल्कि वो क्या था कि आपको विजुअलाइजेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और वो सब स्टेज सिखाता है आपको। स्टेज पे काम करने वाला, स्टेज पे डायरेक्ट किया हुआ, स्टेज पे राइटिंग किया हुआ आदमी, वो उसको हर एक्टर को विजुअलाइज करना पड़ता है। ये कैरेक्टर ये जो इस तरीके से आया, उसका हुलिया ऐसा है, वो आप हुलिये में आप पहले हुलिया लिख लीजिए आप, तो ऑटोमेटिक वो कैरेक्टर फिर बोलने लगता है। अमर अकबर एंथनी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पसंदीदा सीन आपका कौन सा है, आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि आपने तो पूरी फिल्म लिखी। उसका मुहूर्त शॉट, यहीं से तो फिल्म बनी है। ऋषि कपूर एक सीन है कि वो उनको कहाँ से पकड़ लाए, हैं पकड़ लाए, अबे हम जो कोई बकरी हैं जो कोई पकड़ लाए। और एक सबसे जो कमाल की चीज थी कि वो तीनों विलन जो है बेवकूफ अमर अकबर एंथनी को ढूंढ रहे हैं, और वो गाने में बता रहे हैं एक जगह जब जो हो तीनों अमर अकबर एंथनी, और वो पहचान नहीं रहे। ये प्रोड्यूसर का कमाल है सर, ये डायरेक्टर का कमाल है, ये राइटर का कमाल है कि जो कहानी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो गाग भी रहे हैं हम लोग, और ऑडियंस उस पर पैसे भी फेंक रही है। अच्छा, ये जो एंथनी गोंजाल्विस नाम है, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, प्यारेलाल जी ने बताया था कि वो उनके एक म्यूजिशियन थे, तो ये नाम वहां से लिया गया था? जरूर हो सकता है जी, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें।
गानों की जगह पहले से किस तरह से फिक्स की जाती थी? कितना मुश्किल होता था गानों के लिए? नहीं, मनमोहन देसाई को खुद भी गाने का बहुत शौक था सर, कि जैसे राज कपूर साहब हैं, बिल्कुल, वो खुद गाते थे, वो सुरीला गाते थे, वो डांस भी करते थे। उनके साथ काम करने इत्तेफाक नहीं हुआ। राज कपूर ने कहा यार मेरी तमन्ना थी तुम्हारे साथ काम करने की, मगर नहीं हो सकी। मैंने कहा चलिए अगर जिंदगी दोबारा है तो कर लेंगे, नहीं है तो फिर जन्नत में या जहन्नम में जहाँ भी जगह होगी वहाँ कर लेंगे। इसी तरह मनमोहन देसाई, इनको गाने का बहुत शौक था। प्रकाश मेहरा की खूबी ये थी कि वो गाना लिखते थे तो सिचुएशन बनाना उनको बहुत अच्छा आता था। तो किसी भी डायरेक्टर में ये खूबी होना बहुत ज़रूरी है कि या तो वो गाना लिखना जानता हो, या गाना जानता हो, या म्यूजिक जानता हो, कुछ तो फैमिली से ताल्लुक होना चाहिए। अब अगर मुझे कोई फिल्म डायरेक्ट करने देंगे मेरी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बड़ा डफर हूँ म्यूजिक के अंदर, मुझे शौक ही नहीं म्यूजिक का। मैंने ये सुना है कि अमिताभ और विनोद खन्ना का बड़ा मुकाबला हुआ करता था, तो डायलॉग्स का बंटवारा और लेंथ किसको कितनी मिलनी चाहिए फिल्म में, फुटेज किसको कितनी मुसीबत डायलॉग राइटर की हुआ करती थी। वो जब मनमोहन देसाई को प्रॉब्लम होती थी, बोले वो उधर बैठा है काला का उनसे बात करो, मेरे पास कोई नहीं आता सारा आपके सिर हो जाता था। हाँ, लेकिन आपके पास कोई नहीं आता। एक बार आगे थे मुकद्दर के सिकंदर में, जहां पर विनोद खन्ना अमिताभ के दोस्त होते हैं और वो जाके खबाई से कहते हैं, जोराबाई से, कि तुम उनका साथ छोड़ दो, उनका यहाँ आना बंद करा दो, उसके लिए जो कीमत तुम बोलो मैं तुमको देने को तैयार हूँ। पूछती क्या दोगे? बोले 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। उससे पहले ये डायलॉग विनोद खन्ना का था कि वो पूछती क्या कीमत दोगे तुम? 50 लाख दोगे? तो कहता इतने में तो मैं सिकंदर की तस्वीर नहीं बेचूंगा। बोला यार ये मेरे को नहीं पसंद आया डायलॉग। अच्छा, मैंने फिर आके वो डायलॉग बाई को दे दिया ये जुमला तो वो डायरेक्टर जाने नहीं देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनको दिया तो सीन वो ले गई, और जब थिएटर में उस औरत को स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस बात पर, तो उसने बोला दैट्स माय मिस्टेक। मैंने कहा यस, यू शुड नो वेयर यू कमिट मिस्टेक्स, मैनी अ टाइम व्हेन यू आर स्टबर्न यू कमिट मिस्टेक्स। राइट। गलतियां कर लेने के बाद फिर वो एक बार गलती हो गई तो फिर आदमी बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है मुकद्दर का सिकंदर एक बहुत बड़ी फिल्म है, और अपनी बनावट से लेके और अपने डायलॉग्स, आज फिल्मों में जिस चीज के लिए हम तरसते हैं वो हैं वजनी और असरदार डायलॉग्स जो बहुत दूर और देर तक याद रहे जाए। हमें मुकद्दर का सिकंदर से जुड़ी यादें बताइए कि प्रकाश मेहरा के साथ किस तरह से शुरू हुआ बस वो सिलसिला। उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसा है, मैंने कहा इसको हम कब्रिस्तान से स्टार्ट करेंगे। क्यों? बस मेरे बचपन में। अच्छा वाह वाह वाह। वो ले गया कब्रिस्तान में, और वो 2 बच्चे वहां पर हैं, तो बच्चों में एक बच्चा मुझे अपने आप खुद नजर आया, मगर दूसरी जो है उसकी बहन है, उनकी माँ मर गई, और वो फकीर पूछता, फकीर में जब वो बाबा नजर आए, बस बना लिया। इस पर वो पूरा थिएटर का पूरा सारा वाकया जो है वो निचोड़ के उसके अंदर आ गया था कि किसकी कब्र पे रो रहे हो? वो कहता है हमारी माँ मर गई। बोलो उठो, देखो चारों तरफ, यहां भी कोई किसी की माँ है, कोई बहन है, भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। क्या बात। बेटा इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, और मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। वाह। इसलिए सुख को धत्कार दे, ये तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है, और दुख हमारे पास एक बार आए तो कभी लौट के जाता नहीं है। इसलिए सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी तो मुकद्दर का बादशाह होगा।
और फिल्म स्टार्ट होती है। किसकी कब्र पे रो रहे हो बच्चों? हमारी माँ मर गई है। देखो, चारों तरफ देखो, इनमें भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा, हंस और हंस और हंस, कहीं लगा। क्या बात है, क्या बात है साहब। और यहाँ से उसका गाना स्टार्ट, पिक्चर हिट। अमिताभ बच्चन को तब मोटरसाइकिल चलाना आता था? बस कर लिया उसने। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है काफी मोटरसाइकिल पे खड़े बड़े होना था और थोड़ी कलाबाजियां करनी थी, तो काफी डरते डरते उन्होंने किया वो सब। मगर था, ही वाज अ डेयरिंग मैन, सर, ही यूज्ड टू डू। किस तरह की डिस्कशंस हुआ करते थे अमिताभ से डायलॉग्स पर? उसको मैं अपने कैसेट देता था, ये बोल, बस उतना ही था। उसने कभी कोई तकलीफ नहीं। वन ऑफ द इजीएस्ट एक्टर टू वर्क विद। वैसे मुझे सभी इजी मिले, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई लोगों से। श्रीदेवी से इसलिए हुई कि वो बेचारी को जबान नहीं आती थी, तो वो बेचारी डर के हमारे सेट पे नहीं आती थी। वो बोल रही थी कादर साहब उधर रहेगा तो मेरे को बोलने को नहीं होता, तो मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता था। अच्छा। जब वो बोल के रिहर्स कर लेती थी तब मैं स्टेज पे आता था। क्या बात है। मुकद्दर का सिकंदर के बारे में कुछ और बातें हम करना चाहते हैं कि जहां जहां दोनों फिल्मों में, अमर अकबर एंथनी में भी और मुकद्दर का सिकंदर में भी, विनोद खन्ना और अमिताभ का सामना होता है, वो सीन सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और असरदार सीन बन पड़े हैं, जहां पर दोनों वो ख्याल रखना पड़ता था ना जी, क्योंकि वो पहले ही एक घंटी बता दी गई थी हमको कि जरा संभालना भाई, ये दो मेरे पास आएंगे आज। तो उसमें कहीं कहीं जो है वो दोनों को डायलॉग संभालने में और डायलॉग्स को असरअंदाज पावरफुल बनाने में प्रोडक्शन साइड थोड़ी वीक हो जाती थी। आपने देखा होगा, कभी देखिए कि अमिताभ बच्चन को माँ ने एक फूल दिया, वो इतना लाल, इतना बड़ा गुलाब का फूल। उसके बाद वो जब लॉकअप से बाहर निकलता है तो वो फूल लाल से वाइट हो गया। उसके बाद वो जो वैन में बैठा फिर वो लाल हो गया। अच्छा। उसके बाद जब वैन से बाहर निकला तो वो फूल छोटा हो गया। तो प्रोडक्शन वाले डायलॉग में खोए हुए थे, तो वो ये भूल गए थे। तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे अमर अकबर एंथनी का वो सीन याद आता है जिसमें अमिताभ के इलाके में विनोद खन्ना आते हैं और फिर पिटाई करते हैं उनकी, और अमिताभ उसमें मजाक वाले मूड में रहते हैं, शुरू में थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा। हाँ, तो उसको ये कहा गया कि ये बोले यार मेरे को मारेगा, लेकिन तू लाइटर साइड पे लेना ना, तू कॉमेडी करना, और कॉमेडी में जो मार खाएगा वो लाफ्टर ले जाएगा, तो लाफ्टर में ले गया। अब वो खुद करने लगा स्टंट्स। एक बार उसको कन्विंस कर दो, खुद करता था। और मुकद्दर का सिकंदर में जो सारा, जो उस फिल्म का जो सार है वो ये है कि सर वो हम लोगों ने देवदास बनाई है, मॉडर्न। वो मॉडर्न देवदास है सर। सोच समझ के वो वैसा रखा गया। देवदास को टर्न कर दिया आज के दौर में, और वो जो हीरो है उसको दारू पी के किसी कोने में पड़ा रहने वाले के बजाय अमिताभ बच्चन बना दिया सर। अमिताभ बच्चन अगर देवदास बनेगा तो कैसे बनेगा? मुकद्दर का सिकंदर। जब ये आप काम कर रहे थे मुकद्दर का सिकंदर पर, तो आपको अंदाजा था कि ये कल्ट फिल्म लिखी जा रही है? वो कहानी को ऐसा शुरू करने के बाद और उस बूढ़े को फिर एक बार तरफ वापस लाना है कहानी, कि उसको ये बताया कि जिंदगी में जो है दुखों को झेल, और एक वक्त ऐसा आया कि दुखों को झेलते झेलते वो कैरेक्टर थक गया और वो लास्ट लेकर उसकी बात आता है। आज वो बूढ़े से पूछता है अब क्या जवाब आपका?
देखा बाबा मर गए। वो बूढ़ा जिसने जिंदगी की इतनी बड़ी फिलॉसफी सिखाई वो खुद मर गया। मतलब नेचर के पास भी जवाब नहीं था उसका। सही है, यही सवाल उठाया गया है। ये बताइए कि वो डायलॉग्स, वो अंदाज, वो डिलीवरी, क्या बात है कि फिल्मों से वो सब चीजें गायब हो गई हैं और फिल्मों का जो असर है वो जाता रहा है? मैंने कहा ना आपसे, पहली बात तो ये है कि लोग अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल के उनको अपने घर में, उनके कल्चर को घर में लाके बिठा दिया, उनकी जबान को मुंह में बिठा लिया सर, और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को भेजने लगे। अब उनके कल्चर में एक बात जो सबसे पहली है वो ये है कि उनके पास एक छुरी है जो कहती है कि कल्चर को कत्ल कर डालो। तो देखिए ना, हमारे उस जमाने में एक फिल्म में एक लड़की जो है कैबरे आर्टिस्ट का रोल कर रही थी, तो उसको ड्रेस दिया तो वो उसके घुटने से ज़रा ऊपर था, वो गई कपड़े पहन कर आई और आने के बाद उसने वो कपड़े ला के प्रकाश मेहरा के मुंह पे मार दिए। ऐसे कपड़े पहनूं? कट टू, आज हीरोइन उससे छोटे पहनती है सर। फिल्म बताते खुद एक तहजीब का हिस्सा है सर, बिल्कुल, उसकी अपनी एक तहजीब है। बिल्कुल, लोगों ने उसको तहजीब से बद तहजीबी कर दिया सर, उसमें बद लगा दिया सर। अब बुरे ही काम अगर आप 24 घंटे दिखाते रहे, एक फिल्म आई गुंडों के बारे में जो आपने कहा, अब हर फिल्म अगर गुंडों के बारे में आने लगे तो फिर तो मोनोटनी हो गई सर। ये यहाँ मिर्जा गालिब भी थे, आज के ज़माने में किसी ने वो उस दौर को छुआ ही नहीं सर, लोग छूते ही नहीं उसको। लोकमान्य तिलक भी हुए इस देश में, यहाँ आज़ादी की बातें भी हुई हैं देश में। ये मुल्क कभी किसी का गुलाम था, वो लोग अभी तक अपनी आज़ादी की फिल्में बनाते हैं, हम नहीं बनाते। हम भूल गए कि हम कभी गुलाम थे और किन के गुलाम थे, जिनकी हम ज़बान बोल रहे हैं। हमको अपनी ज़बान उर्दू याद नहीं है, हम हिंदी नहीं जानते। कवायद है, ग्रामर, ये लफ्ज़ बना कवायद, और ये असल में काय से बना, इसका सिंगुलर फॉर्म है कायदा। कायदा इज उसूल। जब आपने लाइफ से उसूल निकाल दिया तो फिर आप कैसे उसूल की बात करेंगे सर? सही कह रहे हैं। एक कायदा है और उस सबको मिला दो कवायद कहलाता है। रूल एंड रूल्स, दे शुड बी अ रूल इन द लाइफ। आप अपने घर में जब सुबह उठते हैं तो आपकी पत्नी अपने सामने है, बच्चा सामने है। पत्नी को अगर आपने कुछ बात कही तो एक चाय देना, बेटे से बेटा कहते हो, बेडरूम में आए, बाहर आए, माँ मिली तो माँ को माँ की तरह भी, माँ को बीवी की तरह आप प्यार नहीं करते। ये कायदा जानना बहुत ज़रूरी है। बाप को बाप की तरह मिलते हैं सर, नौकर को नौकर की तरह आवाज़ देते हैं, बाप को नौकर की तरह आवाज़ नहीं देते। हमने बाप को नौकर की तरह बुलाना शुरू कर दिया तो तहजीब खत्म हो गई सर। और इसी की कमी है आज की तारीख में। हमें ये याद नहीं रहा कि नौकर जो है ये नौकर है और बाप किसी कोने में नौकर की तरह बैठा हुआ है। नहीं सर, बाप को बाप की कुर्सी पे बिठाना चाहिए सर। बाप से वो हक मांगो जो तुम्हारा है, मगर जब उसकी उम्र गुजर जाने के बाद, जब वो अपनी उस उम्र पे आए तो उसने अपना हक पूरा किया हो या ना किया हो, तुम अपना हक जरूर पूरा करो। और अगर वो ना करो तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सही। फिल्म इंसान बनाती है सर, इंसान बनाते हैं, इंसानों के लिए बनाते हैं। हमने फिल्में बनाई, इंसानों के लिए बनाई, इंसानों ने बनाई, मगर गैर इंसानों के लिए बनाई सर। क्या नहीं सर। बहरहाल शुक्रिया। अपनी यादें आपके साथ बांट रहे थे लेखक अभिनेता कादर खान, और उनके साथ बात कर रहे थे यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक काटदरे और JT महाजन, और इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की।